Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is my second video of chapter number 3, the goodwill, nature and the valuation of class 12 account. पिछले वीडियो में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था गुडविल के बारे में एंड द फीचर्स ऑफ गुडविल के बारे में. अब हम लोग डिस्कस करेंगे द नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या वैल्यूइंग अ गुडविल. द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेज. आखिर गुडविल को वैल्यूएट क्यों करते हैं या गुडविल को डिटरमाइन क्यों करते हैं? तो देखिए, गुडविल को आखिर क्यों डिटरमाइन किया जाता है, मैं आपको इस चीज़ को भी एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा. जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट जो दिया है वो लिखा है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है. Let's understand the profit sharing ratio with the help of some example, and this is the example. A, B, C are partner. Let's understand that assume that A, B, C are partner. मतलब कि वो तीनों क्या है, पार्टनर है, और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 है. ठीक है, 3:2:1 है. मतलब टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो 6 है, और कंपनी का जो प्रॉफिट भी है वो 60,000 रुपया है. ठीक है, तो आप अगर इस 60,000 को आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो 10,000 आएगा, और उस प्रकार से अगर बांटेंगे तीनों को तो ए का 30,000, बी का 20,000 रुपया और सी का 10,000 रुपया प्रॉफिट निकलेगा. इसका मतलब ये हुआ, ये पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था. पहले ए 30,000 रखता था, बी 20,000 रुपये रखता था, सी 10,000 रुपये रखता था. इस तरह से प्रॉफिट को बांटा जाता था. मान लीजिए आप तीनों को तीनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलना चाहता है, मतलब ए बी सी आप चाहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए. जैसे कि अब हो जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1. 1:1 का मतलब क्या हो गया, टोटल 3 हो गया. तो 60,000 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 20,000 आएगा. मतलब सबको क्या मिलेगा, 20,000 20,000 20,000. तो इसलिए जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है ना, तो गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि पहले क्या रेपुटेशन था ए बी का, फिर सी के आने के बाद कैसा रहा. तो ये वैल्यूएशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो या कोई पार्टनर आए कंपनी में, जैसे ए बी था, एक नया पार्टनर आ गया कंपनी में, तब भी क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है कि ए और बी का पहले रेपुटेशन क्या था, सी के आने के बाद क्या था. या कोई पार्टनर मान लीजिए कंपनी छोड़ के जाना चाहता है, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं और कंपनी में बी छोड़ के जाना चाहता है, तब भी वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि इसके जाने के बाद अब गुडविल का क्या वैल्यू रहेगा. या कोई पार्टनर मर गया, मान लीजिए सी मर गया, तो उसके बाद क्या होगा. ठीक है, तो हर समय में चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदले, चाहे कोई पार्टनर का एडमिशन हो या कोई मर जाए, तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है. ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आप कंपनी को किसी और कंपनी के साथ मर्ज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कंपनी का नाम ए बी सी है और आप एक्स वाई जेड के साथ मर्ज करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, मतलब कि आप दोनों कंपनी को साथ में लेके एक साथ चलना चाहते हैं, तब भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. सो गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होता है तब कर सकते हैं, पार्टनर जब आएगा तब कर सकते हैं, न्यू पार्टनर जब एडमिट होगा, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, या कोई मर जाए, या कंपनी सोल आउट हो, या अमलगेट कर रहे हो. अमलगेट का मतलब यहाँ पे होता है कि आप दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं, तब भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. या फिर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. आखिर पार्टनरशिप फर्म क्या है. पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है ऐसा फर्म जो कंपनी का शेयर नहीं बेच सकती है, मतलब कि अपना संपत्ति नहीं बेच सकती है. अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स पैसा मार्केट से चाहता है कि हमें मार्केट से भी पैसा मिले, तो ऐसा नहीं कर पाएगा. तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या करता है, अपने पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कंपनी में. अगर कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो अपने शेयर्स को बेच सकता है, सोल आउट कर सकता है. ठीक है, तो इस प्रकार से इन केस में गुडविल का वैल्यूएशन होता है. चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो गुडविल का वैल्यूएशन करता है, मतलब कि किन किन बातों से गुडविल अफेक्ट करता है. पहला, एफिशिएंट मैनेजमेंट. देखिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है ना कि मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, कैपेबल होना जरूरी है, कॉम्पिटेंट होना जरूरी है. कॉम्पिटेंट का मतलब होता है यहाँ पे योग्यता या योग्यता होना जरूरी है. देखिए, जितना अच्छा मैनेजमेंट रहेगा, जितना अच्छा उसका कैपेबिलिटी रहेगा, जितना अच्छा उसका कॉम्पिटेंस रहेगा, उतना ही अच्छा वो प्रॉफिट कमाएगा. तो एक एफिशिएंट मैनेजमेंट हर पार्टनरशिप में चाहिए.
या हर कंपनी में चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, और ज़्यादा प्रॉफिट गुडविल को दिखाता है। दूसरा, फेवरेबल लोकेशन। बिल्कुल, यहाँ फेवरेबल लोकेशन का मतलब होता है कि आपका जो प्लेस होगा, जो जगह होगा जहाँ पे कस्टमर आराम से वॉक इन कर सकता है, मतलब कि जा सकता है। अगर प्लेस अच्छा रहेगा तो ज़्यादा कस्टमर आएगा और आपका दुकान ज़्यादा चलेगा या आपकी कंपनी ज़्यादा चलेगी। ये भी आपके गुडविल को बढ़ा सकता है। मतलब इस टॉपिक में हमें ये बताना है कि कौन कौन सा कारण है जो गुडविल को बढ़ाता है या गुडविल का वैल्यू निकालता है। अगला टॉपिक में अगर चलें तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि मैंने बताया था कि कभी कल क्या करता है कि फर्म हैज़ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। देखिए, जो फर्म होता है वो बहुत सारे होलसेलर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, कि बहुत सारे होलसेलर जो दुकानदार होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ साठगांठ बना लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि 10 साल तक सिर्फ हम दोनों बिजनेस करेंगे और हम दोनों के अलावा और कोई बिजनेस नहीं करेगा। तो इससे लॉन्ग एक फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें बिजनेस रेपुटेशन बढ़ता है। ठीक है। अगला है लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेस अगर बहुत पुराना होगा तो ऑटोमेटिक गुडविल बढ़ जाएगा और हायर प्रॉफिट मिलेगा आपको। एडवांटेज ऑफ द पेटेंट। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था पेटेंट के बारे में कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और आप उसका गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्ट्रेशन करा देते हैं अपने नाम से या उस प्रोडक्ट के नाम पे, तो वो प्रोडक्ट का नाम कोई और नहीं रख सकता है। ठीक है, तो वो आपका एडवांटेज ऑफ पेटेंट है। अगला देखें तो एक्सेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या जो भी फर्म है उसके पास हमेशा रॉ मटेरियल होना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्शन उसका कभी रुके नहीं। अगर प्रोडक्शन रुक जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा। ताकि रॉ मटेरियल रहेगा तो वो हमेशा उसका प्रोडक्शन जो है कभी रुकेगा नहीं, वो प्रोडक्शन हमेशा उसका चलते रहेगा। तो उसके पास बिल्कुल एक्सेस होना चाहिए सप्लाई का, उसके पास कभी रॉ मटेरियल कमी नहीं होना चाहिए, ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो रुक ना पाए। अगर सातवां बात करें तो हम लोग पास सेवन्थ है क्वालिटी के बारे में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी फर्म होते हैं उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि कस्टमर उससे हमेशा जुड़ा रहे। क्वालिटी प्रोडक्ट ही रेपुटेशन को बढ़ाता है। दूसरा, मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन के बारे में यहाँ बोला गया अगर आपका प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई आपका प्रोडक्ट का कम है तो डेफिनेटली आपका गुडविल बढ़ेगा। क्योंकि किसी चीज़ का डिमांड होना मतलब क्या, कि उसका डिमांड है तब मतलब कि ये मतलब रेपुटेशन है, गुडविल है। मतलब कि डिमांड होना मतलब क्या, कि आपका गुड सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। मान लीजिए अगर बिजनेस में रिस्क कम है तब आपका गुडविल बढ़ेगा, और रिस्क ज़्यादा है तो गुडविल घट भी सकता है। क्योंकि अगर किसी को लगेगा कि नहीं आपका बिजनेस उतना चलेगा नहीं, मतलब रेपुटेशन नहीं है, और आपका बिजनेस बहुत चलेगा, रिस्क कम है इसमें, मतलब कि अगर हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो क्या सोच के लगाते हैं कि ये कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हमारा जो पैसा है ना वो डबल हो जाएगा या बढ़ जाएगा। अगर ये पता चलेगा कि आपको पैसा घट जाएगा तो आप पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो जिस कंपनी का रिस्क ज़्यादा होता है लोग उससे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसका रेपुटेशन ज़्यादा होता है, और जिस कंपनी का रिस्क ज़्यादा होता है उसमें लोग कम इन्वॉल्व रहते हैं और पैसा भी कम लगाते हैं। अगला बात करें तो नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में। तो नेचर ऑफ बिजनेस जो डील करता है वो हाई डिमांड के बारे में करता है। हाई डिमांड में भी मैं आपको वही बता दूं कि बस ये सेम टू सेम है, जो मार्केट सिचुएशन था उसी को डील कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा तो आपका गुडविल रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी बात किया जा रहा है कि डिमांड होने पे या आप सिर्फ प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं तो आपका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये आपका गुडविल को बढ़ाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपको हर साल कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको हर साल हायर प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर बाय आफ्टर, मतलब कि लगातार होते जा रहा है, तो इसका मतलब आपका गुडविल बहुत अच्छा है। या आपका किसी साल प्रॉफिट हो रहा है या किसी तरह कम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो जा रहा है, तब यहाँ पे आपका रेपुटेशन घट जाता है। अदर फैक्टर के बारे में बात करें तो आफ्टर सेल्स सर्विस, सेल्स करने के बाद आपका रिलेशन कैसा है कस्टमर के साथ, और आपका रिलेशन कैसा है लेबर के साथ, लेबर मतलब एम्प्लॉय के साथ। अगर अच्छा रेपुटेशन है तो ये आपका गुडविल को दिखाता है कि कस्टमर के साथ आप कैसे जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि गुडविल को कितने तरीके से निकालते हैं। तो गुडविल को दो ही तरीके से निकालते हैं हम लोग, परचेस गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल से। देखिए, आप इतना कंफर्म रखिएगा कि जो भी प्रोडक्शन जो भी गुडविल होता है उसका कैलकुलेशन होता है वो दो ही तरीका से होता है। वो परचेस गुड्स कहते हैं और दूसरा कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको आप नॉन परचेस गुडविल भी कह सकते हैं। तो देखिए, परचेस गुडविल क्या है और सेल्स जनरेटेड गुडविल क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मान लीजिए ए बी का बिजनेस को खरीदना चाहता है। ठीक है, ए जो है बी का बिजनेस को खरीदना चाहता है क्योंकि बी बेचना चाहता है, हो सकता है बी बाहर जा रहा हो किसी केस में भी,
और ए बी का कंपनी को खरीदना चाहता है कि तुम अपना बिजनेस को हमको बेच दो। अब इसका बिजनेस क्या है? रनिंग बिजनेस है। रनिंग बिजनेस का मतलब होता है कि इसका कुछ एसेट्स भी होगा, मतलब कुछ संपत्ति भी होगा और कुछ लायबिलिटी भी होगा। तो यहाँ पे पहले बी का अगर बात करें तो बी के पास एसेट्स भी है और क्या है, लायबिलिटी भी है। एसेट्स मान लीजिए 10 लाख का है और लायबिलिटी मान लीजिए 2 लाख का है, जिसको मैंने पहला वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, आप पहले वीडियो को भी देखकर समझ सकते हैं और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बी जिसका रनिंग बिजनेस है उसके पास एसेट 10 लाख है, लायबिलिटी 2 लाख है। और यहाँ पे बात करें अगर बी का एसेट्स या कंपनी को या फर्म को या दुकान को या शॉप को ए खरीदना चाहता है तो ए जरा ध्यान देगा कि बी का जो पास जो एसेट्स है 10 लाख है, लायबिलिटी जो है 2 लाख है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जो उसे चुकाना पड़े, जैसे बैंक का लोन हो या महाजन का पैसा हो, उसे चुकाना पड़ेगा बी को। और आपका एसेट्स अगर बी का बात करें तो 10 लाख रुपया है। एसेट्स के रूप में क्या हो गया? मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है? एसेट्स है। जो बी का है वो एसेट्स है, जो बी का नहीं है वो लायबिलिटी है। तो अगर ए बी का बिजनेस को खरीदना चाहता है तो ए को 10 लाख का संपत्ति तो मिलेगा, पर 2 लाख रुपया उसको लायबिलिटी लौटाना पड़ेगा जो बी ने बैंक से लिया था या कहीं से भी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ए का जो बी का जो नेट एसेट्स है वो सिर्फ 8 लाख का दिखा रहा है। पर बी और ए में बात हुआ है कि वो जो बिजनेस होगा, देखिए ए बी का बिजनेस खरीदना चाहता है, हमें पता है कि ए का जो बिजनेस है वो 8 लाख का है, क्योंकि 10 लाख में 2 लाख तो लोन ही दे दिए, तो बचा कितना? 8 लाख रुपया। और 8 लाख का बिजनेस को ए जो है 12 लाख में खरीद रहा है। आखिर क्यों खरीद रहा है? क्या जरूरत है? बी का जो कंपनी है 8 लाख का है और उसका हम सिर्फ 12 लाख में खरीद रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसा बात है 4 लाख रुपये ज़्यादा ए क्यों दे रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ बी का रेपुटेशन पे के कारण दिया जा रहा है, क्योंकि बी का बिजनेस बहुत पुराना है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छा से बिजनेस चलता है, जिसकी वजह से ए क्या कर रहा है, उसको पेमेंट कर रहा है, 4 लाख रुपये ज़्यादा दे रहा है। क्योंकि ए को पता है कि बी का जो बिजनेस है वो बहुत ही रेपुटेटेड है, उसका सेल्स ज़्यादा है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। मतलब अगर ए बी का बिजनेस को खरीद लेता है तो उसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। उस केस में ए बिल्कुल रेडी है बी का बिजनेस को खरीदने के लिए। तो इस केस में जो 4 लाख रुपये ज़्यादा दिया है ये बी का गुडविल को देता, सॉरी ये ए का बी का गुडविल को दिखाता है ना। और इसी गुडविल को जो ए ने खरीदा था, ए ने जो खरीदा है बी का 4 लाख रुपए ज़्यादा देकर, तो ये क्या कहलाता है? ये एक तरह का गुडविल कहलाता है। ठीक है, और इसी मेथड को हम लोग परचेस कंसिडरेशन कहते हैं ना। तो यहाँ देख लेते हैं, हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है नहीं है ना। देखिए, परचेस गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन इन द कैश और काइंड। मतलब कि परचेस गुडविल क्या है? जिसमें एक फर्म दूसरे फर्म को पैसा देता है, परचेस कंसिडरेशन होता है। ये कैश में भी दे सकता है, काइंड में भी दे सकता है। काइंड का मतलब कि कैश के बदले कुछ और दे दिया। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पे, अ बिजनेस इज परचेज एंड परचेस कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स। मतलब यहाँ नेट एसेट का मतलब क्या होता है बताते हैं। देखिए, जब हम एसेट से लायबिलिटी को घटाते हैं तो उससे जब भी कुछ आएगा तो वो नेट एसेट कहलाता है। जैसे कि हमने बात किया था बी के बारे में कि बी का जो एसेट्स है वो 10 लाख है, लायबिलिटी 2 लाख का है, तो जो 8 लाख आया है वो नेट एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? नेट एसेट्स। और आपको याद है कि जो जो नेट एसेट्स 8 लाख है और परचेस कंसिडरेशन जो था वो 12 लाख था। 12 लाख में ए ने बी का बिजनेस को खरीदा था और 4 लाख रुपये ज़्यादा दिया था, तो ये 4 लाख रुपये क्या है? परचेस कंसिडरेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा परचेस कंसिडरेशन को ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए? तो नेट एसेट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की आपको, आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। फीचर्स के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट नॉर्मली अराइजेज ऑन द परचेस ऑफ बिजनेस। ये तब होता है, आप इस तरह का मेथड तब अपना सकते हैं जब आप किसी का बिजनेस को खरीदते हैं। जैसे ए ने बिजनेस बी के बिजनेस को खरीदा, सिंस द परचेस कंसिडरेशन इज पेड एंड इट मे बी रिकॉग्नाइज। और यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन पेड किया गया है, मतलब 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिया गया है, तो इससे हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे बुक ऑफ अकाउंट में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 लाख रुपया गुडविल के रूप में। ठीक है, क्योंकि 4 लाख रुपया ज़्यादा दिया है तो 4 लाख रुपया आपने गुडविल भी खरीदा है। और साथ में इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड में। और वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव बट इट असर्टेन व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर एग्री टू द वैल्यूएशन। देखिए, वैल्यू और जो गुडविल होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि किसी भी इंसान का जो गुडविल है उसे जब तक हम लोग सॉल्व आउट नहीं करें तब तक वो सब्जेक्टिव नहीं बनता है। तो देखिए, परचेस कंसिडरेशन में क्या होता था, हम लोग बेच देते थे तो वो एक सॉल्व आउट प्रोसेस हो गया था, तो वो परचेस कंसिडरेशन हो जाएगा। और जब तक वो उसको आप गुडविल को बेचते नहीं है या अपना बिजनेस को बेचते नहीं है तब तक वो एक सब्जेक्टिव मैटर रहता है। ठीक है,
इट इज़ एमोटाइज, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो फिक्स एसेट्स होता है या टेंजिबल एसेट्स होता है, जैसे मशीन, अगर उसका वैल्यू घटेगा तो डेप्रिसिएशन होता है, और अगर गुडविल का वैल्यू घटेगा मतलब ये इंटेंजिबल एसेट्स है, तब इसे हम लोग एमोटाइजेशन कहते हैं या एमोटाइज कहते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड ऑन द परचेजर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो वैल्यू ऑफ गुडविल है ये परचेजर एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है कि उसे कितना फ्यूचर प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए ए ने बी का बिजनेस 8 लाख का था, ए ने उसको 12 लाख में खरीदा, तो ए 4 लाख रुपये ज़्यादा दिया। ए ने क्यों दिया? क्योंकि ए को लग रहा है कि यहाँ 4 लाख रुपये जो ज़्यादा दिया है वो मैं फ्यूचर में प्रॉफिट के रूप में कवर कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं परचेस गुडविल को। और आप बिल्कुल ना भूलें कि गुडविल को दो ही तरीका से निकाल सकते हैं, एक सेल्फ जनरेटेड से और एक परचेस कंसिडरेशन से। और हम लोग जो अकाउंट में यूज करते हैं वो मेथड परचेस कंसिडरेशन है, और उसे आप परचेस गुडविल भी कह सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एसेट्स के रूप में फर्नीचर है, इन्वेंट्री आपका स्टॉक कहलाता है, डेब्टर आपका ग्राहक कहलाता है, ये तीनों आपका एसेट्स हैं। लायबिलिटी के रूप में क्रेडिटर है जिसको आपको पैसा पेमेंट करना पड़ता है, जैसे कि महाजन। सैलरी पेबल का मतलब होता है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको सैलरी एम्प्लॉय को देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि कुछ खर्चा भी बाकी है आपको उसको भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरा ध्यान दें तो आपका सारा जो एसेट्स हैं, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 9,10,000 रुपये हो रहा है, मतलब एसेट्स जो है 9,10,000 का है। और अगर लायबिलिटी को जरा ध्यान दिया जाए तो लायबिलिटी आपका हो जाएगा यहाँ पे हो गया 90,000, हाँ ये लायबिलिटी आपका हो जाएगा 6,10,000 रुपया, 6,10,000 रुपया। तो देखिए एसेट्स है 9,10,000 रुपया और लायबिलिटी की बात करें तो वो हो जाएगा 6,10,000 रुपया। मतलब एसेट्स को फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एसेट्स माइनस अगर लायबिलिटी करेंगे तो नेट एसेट्स आएगा। क्या आएगा? नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स कितना आया है? क्योंकि एसेट्स तो 9,10,000 रुपया है ना, और लायबिलिटी कितना है? 6,10,000 रुपया है। तो आप डिफरेंट निकालेंगे तो 3 लाख का डिफरेंट निकलेगा, और ये 3 लाख जो है नेट एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेट एसेट्स। ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, प्रैक्टिकली बोर्ड पे बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे, सारे लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, और साथ में परचेस कंसिडरेशन को भी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने पूरा क्वेश्चन को मैंने बताया नहीं। जैसे कि अमृत जो डेली नीड है वो एक्वायर कर रहा है बिजनेस किसका? श्री शिवम को। देखिए अमृत डेली नीड जो है वो कंपनी खरीद रहा है, किसका खरीद रहा है? श्री शिवम का कंपनी को खरीद रहा है। और परचेस कंसिडरेशन जो है 5 लाख है, मतलब कंपनी को खरीदने का बात हुआ 5 लाख में। तो जो अमृत खरीद रहा है किसका कंपनी को खरीद रहा है? श्री शिवम को खरीद रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको एसेट लायबिलिटी के बारे में, तो देखिए इसका ये फॉर्मेट है, आप अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। देखिए सारा एसेट्स को आप डेबिट कर दें, ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, और सारा लायबिलिटी को आप क्रेडिट कर दें, और साथ में परचेस कंसिडरेशन में लिख दें कि आप शिवम से कितना में खरीद रहे हैं। जब आप एसेट्स को जोड़ेंगे तो वो 9,10,000 दिखाएगा। जब आप लायबिलिटी को जोड़ेंगे तो वो आपका टोटल लायबिलिटी तो आपका 6,10,000 था, और आपका 5 लाख रुपया, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 11,10,000 रुपया। ठीक ना। और जब आप 11,10,000 को घटाएंगे तो आपका जो गुडविल निकलेगा, देखिए 11,10,000 को जब आप 9,10,000 से घटाएंगे तो आपको गुडविल निकलेगा 2 लाख रुपया। तो ये गुडविल होगा जो कि आप बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकालेंगे, और इसे हम लोग एसेट्स मानते हैं। फिर आपने 5 लाख रुपये का पेमेंट कर देंगे कि शिवम से 5 लाख रुपये गुड्स करते थे, आप उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नन परचेज गुडविल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुडविल निकालने का 2 तरीका है, एक परचेज गुडविल जिसको मैंने सिखा दिया। अब हमारा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इट इज़ द गुडविल विच इज़ नॉट परचेज फॉर द कंसिडरेशन। इसको आप परचेस नहीं कर सकते हैं, मतलब ये बेचते समय नहीं होता है, बट इट इज़ अर्न बाय द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एफर्ट के द्वारा निकलता है। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड, ये आप बिजनेस के अंदर से निकालते हैं, मतलब कि आप जब बिजनेस चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका रेपुटेशन क्या है। और ये जो रेपुटेशन है आपके लोकेशन की वजह से, एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से, मतलब अच्छा मैनेजमेंट की वजह से, गुड क्वालिटी की वजह से, और बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने की वजह से होता है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। जब आप बिजनेस को बेचते हैं तो उससे उस मेथड से आप गुडविल निकालेंगे तो उसको परचेज गुडविल कहते हैं। और जब आप बिजनेस को बेचते नहीं हैं, आप बस अपना वैल्यूएशन निकालते हैं कि आपका गुडविल का वैल्यू क्या है, तो उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं।
तो वो आपका जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकलता है वो आपका रेपुटेशन के कारण निकलता है, वो आपका जो शॉप है उसका लोकेशन की वजह से निकलता है, वो आपका मैनेजमेंट की वजह से निकलता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, और अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से निकलता है कि आपका मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट बिक रहा है, आपका रेपुटेशन क्या है। तो इसका फीचर्स तक आप अच्छे से लिख लें और ये वीडियो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। सो थैंक यू, दिस वीडियो कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस more about this chapter. Thank you.